Good morning students. Today I will start potential energy. इससे पहले मैंने काइनेटिक एनर्जी के बारे में तुम्हें बताया था, तो पहले मैं अब पोटेंशियल एनर्जी का मीन्स होता है स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा ये ऊर्जा है क्या और इसके द्वारा हम उसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, यानी उसके स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ये तुम्हें इसमें मतलब आज होगा। तो पहले ये इसको पोटेंशियल एनर्जी इन ग्रेविटेशनल फील्ड यानी गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, उससे पहले मैं तुम्हें स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताना चाहूँगा। स्थितिज ऊर्जा है क्या, यानी वह ऊर्जा, यहाँ लिख रहा हूँ, वह ऊर्जा जो वस्तु की अवस्था के कारण, वस्तु की अवस्था या स्थिति के अनुरूप, अवस्था या स्थिति के कारण संचित होती है, संचित होती है। संचित होती है। इसी ऊर्जा के कारण, इसी ऊर्जा के कारण, इसी ऊर्जा का मतलब क्या हुआ, स्थितिज ऊर्जा के कारण वस्तु में कार्य करने की, वस्तु में के कारण वस्तु में कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है या शक्ति उत्पन्न होती है, क्षमता उत्पन्न होती है। वैसे भी हम कहते हैं कि कार्य करने की शक्ति को ऊर्जा कहते हैं, लेकिन वस्तु की अवस्था में अगर परिवर्तन हो जाता है तो हम क्या कहेंगे, उस वस्तु में मतलब ऊर्जा के कारण, मतलब वस्तु में अवस्था परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और इसी के कारण जो है वस्तु में कार्य करने की क्षमता आ जाती है। और सामान्य स्थिति से किसी अन्य अवस्था में, किसी अन्य अवस्था तक, अन्य अवस्था तक लाने में जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है जो कार्य किया जाता है उसका परिणामी नवीन अवस्था में, उसका परिणामी यानी मेजरमेंट, उसका परिमाप ही नवीन अवस्था में नवीन का मतलब यहाँ वस्तु रखी हुई है, उसको यहाँ ला करके रख रहे हैं, तो ये अवस्था जो होगी वो कैसी होगी, नवीन अवस्था में उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के सामने, उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। स्थितिज
ऊर्जा के बराबर ये स्थिति गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थिति ऊर्जा को समझने से पहले मैं इसको एक बार डिफाइन फिर कर रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी, ये ध्यान रखना ये पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी इज दैट एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, यानी अवस्था में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी दैट द ऑब्जेक्ट टेंस, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट एनर्जी को धारण करता है, अटेंस धारण करता है और उसमें कैपेबिलिटी आ जाती है टू डू वर्क, यानी काम करने की क्षमता आ जाती है, और वर्क डन टू ब्रिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू न्यू स्टेट। ये इनिशियल स्टेट का मतलब ये हुआ वस्तु यहाँ रखी हुई है हमारा ऑब्जेक्ट, और ये रख दी यहाँ पर ला करके रख दी इस वस्तु को, ऑब्जेक्ट ये है। अब ये ऑब्जेक्ट की स्थिति परिवर्तन हो गई, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, तो इसका मतलब कौन सी होगी, न्यू स्टेट, और ये होगी इनिशियल स्टेट। तो हम ये कहेंगे फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू न्यू स्टेट इज ए मेजर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी उसका मापन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में किया जाता है। तो सीधी सी परिभाषा लिखनी हो तो ये लिखना, वस्तु की स्थिति अथवा वस्तु की स्थिति अथवा अवस्था में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे वस्तु की स्थिति ऊर्जा कहते हैं। अब थोड़ा इसके एक दो एग्जाम्पल में बताऊं, उससे समझना पहले कि ऊंचाई से किसी वस्तु को जब छोड़ा जाए तो वस्तु किधर की ओर गिरेगी, पृथ्वी की ओर गिरती है। किधर, वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है। मैं अभी डिस्कस करूंगा, पहले स्थितिज ऊर्जा को समझा दूं। ये है क्या, ये तो मैं बता दी, वस्तु में स्थिति में परिवर्तन के कारण या अवस्था में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और ये अवस्था जो होती है वो इनिशियल स्टेज से मतलब न्यू स्टेज यानी नई अवस्था में लाने तक जो कार्य किया जाता है वो स्थितिज ऊर्जा के मापन के बराबर ही होता है। इसी प्रकार से जब इसी स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच करके छोड़ दें तो स्प्रिंग जो है, ये दूसरा एग्जाम्पल है, पहले क्या बताया था, किसी वस्तु को जब ऊपर से छोड़ते हैं वो किधर की ओर गिरती है, नीचे की ओर। अब ऐसे ही किसी स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचकर छोड़ दें तो वो कहां पर आएगी, अपनी पहली वाली अवस्था में आ जाएगी। इसी प्रकार स्प्रिंग को थोड़ा सा दबा दें यानी संपीड़ित करें, यानी उसको दबाएं, स्प्रिंग को दबाने पर क्या होगा और फिर उसको छोड़ दें तो भी वह अपनी क्या है, इनिशियल स्टेज में आने की कोशिश करेगी। इन मत से हम और भी उदाहरण दे सकते हैं कि स्प्रिंग को अपनी सामान्य अवस्था में आने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है, वो कार्य ही स्थिति ऊर्जा के द्वारा मापन होता है। अब ऐसे ही मान लो कोई भी तीर कमान का उदाहरण ले लें, तो तीर कमान में क्या होता है कि हम कमान को खींचते हैं, डोरी को खींचते हैं, तो डोरी की स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, और वो परिवर्तन आएगा इसका मतलब है उसके अंदर स्थिति ऊर्जा एकत्रित हो गई है। अब स्थिति ऊर्जा तो आ गई, और भी उदाहरण ले सकते हैं कि मतलब धनुष तीर जब बंदूक से गोली को छोड़ने का ले रहे उदाहरण, तो मतलब जो है उसमें गोली तो भर ली, वो इनिशियल स्टेज में है, तो गोली में कौन सी ऊर्जा है, स्थिति ऊर्जा। अब तीर चलाने के लिए हम धनुष को खींचते हैं तो हमारे द्वारा जितना कार्य धनुष के खींचने में किया जाता है उसी के बराबर ऊर्जा कसी हुई अवस्था में कमान की स्थिति ऊर्जा होगी। इसी प्रकार रबड़ को खींचे, क्या स्प्रिंग को कंप्रेस कराएं यानी स्प्रिंग को संपीड़ित करें, दबाएं, अथवा खींचने एवं वस्तु की ऊंचाई तक उठाने में जो भी कार्य किया जाता है वो कार्य क्या है, वस्तु में ऊर्जा स्थानांतरित हो जाती है, यानी इसी
कार्य के फलस्वरूप वस्तु में ऊर्जा स्थानांतरित हो जाती है, उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब जैसे ये बात आई, अब ये तो परिभाषा तुमने केवल समझ ली, अब ये सूत्र की स्थापना के बारे में बता रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी इन ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। तो हम क्या काम करते हैं, when we have lifted any object, जब हम किसी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को, ऑब्जेक्ट माने यहाँ पर क्या हुई, वस्तु, जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी के धरातल से ऊपर उठाते हैं, then we have to do work, हमें कुछ काम करना पड़ता है। किसके अगेंस्ट करना पड़ता है, जैसे ये वस्तु यहाँ रखी हुई है, पेन यहाँ रखा हुआ है टेबल पर, और इसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो ये गुरुत्व हमारा नीचे की ओर है। तो गुरुत्व जो है वो ऊपर की ओर, मतलब उसके विपरीत यानी उसके अगेंस्ट यानी उसके विरुद्ध यानी गुरुत्वीय क्षेत्र के विपरीत ले जाते हैं। एक्सीलरेशन, ये से ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, दिस वर्क डन ऑन द बॉडी, यह बॉडी का मतलब ऑब्जेक्ट से ही है, किसी वस्तु पर जो कार्य किया जाता है, इंक्रीजेस द एनर्जी, तो ऊर्जा उसमें बढ़ती जाती है, द ऑब्जेक्ट एंड पास्ट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वस्तु में क्या उत्पन्न हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। अब जैसे इसको हम अगर हम इसका सूत्र ज्ञात करना चाहें, तो जैसे मान लो ये स्थिति है, यानी पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह, और ये नई पोजीशन है, यानी ये h ऊंचाई पर ले गए, यानी किसी m द्रव्यमान वाली वस्तु को हम गति कराते हुए ऊपर उठाए, यानी गुरुत्व के विपरीत दिशा में ले जाए, तो ये वस्तु यहाँ पर आ गई, यानी इसने h दूरी तय कर ली। तो ये क्या हुए, पृथ्वी से ऊपर ले जा रहे हैं, पृथ्वी की सतह से कहाँ ले जा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, तो गुरुत्व के विपरीत दिशा में वस्तु जाएगी। अब मान लो मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू अपलिफ्ट द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जो पृथ्वी तल पर रखा हुआ था, उसको हम जब ऊपर उठा करके ले जाते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, और ये किसके बराबर होता है, टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट के वजन यानी मास के बराबर होता है। अगर मान लो उस वस्तु का द्रव्यमान m है, कितना है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इसका मास जो हो गया m के बराबर हो गया, यानी m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर ले जाकर के रखते हैं, इज लिफ्टेड टू ए हाइट ऑफ h, और इसको कहां तक उठाया जाता है, पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक ऊपर उठाते हैं, तो मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू इट्स वेट mg, यानी तुमने पढ़ा होगा वर्क की जो भी काम करते हैं, वर्क हमने क्या किया, इस वस्तु को उठाने पर यहाँ से नीचे से यानी पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर रखने पर हमें कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा, और ये कार्य जो होगा वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। कार्य किसके बराबर होगा, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तुमने पढ़ा था कार्य की परिभाषा, W इक्वल टू क्या होता है, F, F का मतलब फोर्स, बल, यानी ये जो है कार्य बराबर जो होता है वो किसके बराबर होता है, बल गुणा विस्थापन, यानी प्लेसमेंट विस्थापन सब्स्टिट्यूशन। तो ये बल जो लगा हमने ये लिख दिया यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो इक्वल टू किसके बराबर होती है, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी पृथ्वी के गुरुत्व के विपरीत किए गए कार्य, और कार्य जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। g क्या है, एक्सीलरेशन, यहाँ लिखा हुआ था ना, यानी त्वरण, ये क्या होगा, त्वरण, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो mg तो हो गया कार्य के बराबर, और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अगर जमीन पर वस्तु चल रही है
तो एस आ जाता है। अब वस्तु कहाँ दूरी तय कर रही है, ए से, ये दूसरी बी पोजीशन में आ गई, बी पोजीशन यानी न्यू पोजीशन में आ गई, तो इसने दूरी क्या कर ली, एच तय कर ली। एच अगर दूरी तय कर ली उसने, तो ये स्थितिज ऊर्जा निकालने का क्या हो गया, सूत्र हो गया। अब तुमसे किसी भी सवाल में तुमसे अगर मान लो स्थितिज ऊर्जा यानी ईपी निकलवाए, स्थितिज ऊर्जा निकलवाए, तो इस सूत्र से निकाल लो। वैसे तो जी का मान देता है, यानी ईपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईपी इक्वल टू जो हो जाएगा वो mgh के बराबर होगा। तो देयरफॉर यह नीचे लिख करके आ सकते हो, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास, मास का मतलब वजन, वजन कितना लिया था तुमने, m लिया था, एट ए हाइट, यानी ऊंचाई पर, हाइट क्या ली थी, HIGHT, हाइट क्या ली थी, h ली थी, फ्रॉम द सरफेस, कहां के, पृथ्वी की सतह से, ऑफ द अर्थ विल बी, क्या होगी विल बी, mgh, यानी किसके बराबर होगी, यानी किसी m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर ले जाए तो वह पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो किसके इक्वल होगी, mgh के तुल्य, यानी mgh के युगल होगी, mgh के समान होगी। तो कोई भी सवाल तुम्हें दे दे और वो अगर स्थितिज ऊर्जा अर्थात पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कराए तो mgh का सूत्र लगा करके ज्ञात कर लेना। जी का मान वो देगा, नहीं दे तो ये तुरंत होता है, चूंकि एक्सीलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लगा देना किसकी जगह, जी की जगह। द्रव्यमान यानी वजन दे, वजन हमेशा किसमें देगा, वो किलोग्राम में देगा। ऊंचाई किसमें देगा, मीटर या सेंटीमीटर में देगा, ये ऊंचाई देगा, उससे पता लग जाएगा सवाल में दी गई गिनती। अब ये डिपेंड किसके ऊपर करती है, ये मेन पॉइंट है, या मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु की ऊंचाई के ऊपर इसका मान निर्भर करता है। तो कहां से, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर निर्भर करता है इसका मान, पोटेंशियल एनर्जी का मान। तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा अब किसके ऊपर निर्भर नहीं करता, ये लाइन में लिख दे रहा हूं, एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, यानी रास्ता, ये रास्ते के ऊपर निर्भर नहीं करता, टू रीच टू दैट height,
देखो यहाँ पर ये पाथ रास्ते को उस रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। जिस ऊंचाई पर हमें पहुंचना है तो वो पाथ की जो ऊंचाई होगी, हाइट जो होगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट यानी सीधी होगी। जैसा मान लो एक आदमी अपने घर की नाल पर यानी स्टेयर सीढ़ियों पर चढ़ करके ही जाएगा, तो वो ये यहाँ अभी एच ये हो गई, तो उसकी ऊंचाई जो है वो सीधी मेजरमेंट की जाएगी, ना कि उस रास्ते को हम नापेंगे जिस रास्ते से हम जा रहे हैं। तो इसका मान उस ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता है, जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो उस पर निर्भर नहीं, बल्कि सीधी ऊंचाई जो कि किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर उठा करके रखते हैं, तो वो ऊंचाई जो होगी वो कैसी होगी? सीधी। देखो किताब जो है उसमें एक न्यूमेरिकल देख लो इसका, उसके बाद क्लियर हो जाएगा पॉइंट। न्यूमेरिकल में पढ़ रहा हूं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 6 kg, तो मास 6 kg है, तो मैंने बता दिए तुम्हें कि कोई भी सवाल अगर आए तो उसकी पहले डिटेल लिख लेना। डिटेल लिखने का मतलब क्या होता है कि मतलब सवाल में सुविधा हो जाती है। अब यहाँ जो गिनती दी थी उसके सब केजी शब्द लगा रहा था, तो इसका मतलब है वो एम का मान हो जाएगा। तो वस्तु का वजन मैंने कितना बताया था? 6 kg। क्यों? गिनती के समय किलोग्राम आ गया, तो किसका मान होगा? एम का। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 6 kg फॉल्स फ्रॉम ए हाइट, एक ऊंचाई से गिरती है, और वो ऊंचाई का सिंबल क्या है? हाइट। हाइट जो है वो 5 मीटर दे रहा है, यानी एक वस्तु 6 किलोग्राम की है और वो 5 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर गिरती है। कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो स्थितिज ऊर्जा के मान में परिवर्तन, यानी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ईपी। इसके मान में जो परिवर्तन हुआ है उसकी गणना हमें करनी है। अब देखो मैंने किताब से सवाल की भाषा के अनुसार मैंने सारी की सारी डिटेल लिख दी। अब वो डिटेल जो लिखी वो तुम पहले लिख लो, उसके बाद पता लगेगा क्या निकाल रहे हैं, और ये भी पता लग जाएगा कि हमें कौन सा सूत्र लगाना है। अब चूंकि हमने तो यहाँ सीधे सीधे बोल दी कि ईपी, फाइंड आउट द ईपी चेंज टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ये ईपी का सूत्र हमने लगाया, ईपी इज इक्वल टू mgh। अब तुम्हें g का मान नहीं दे रहा है, लेकिन मान दिया हुआ आ जाएगा। अगर नहीं दे तो मैंने बता दिया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाना, लेकिन अगर दे देता है तो वो लगभग वो 10 देगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये सूत्र का तो फाइनल हो गया, सूत्र लगा दिया हमने। अब इसके आधार पर m की जगह कितने लिखेंगे? 6, g की जगह कितने लिखेंगे? 10, क्यों? g दिया हुआ आया है क्वेश्चन में, किताब में तो है, लेकिन पेपर में अगर नहीं दे तो 10 भी लगा सकते हो, और दे दे तो वही गिनती लगाना, नहीं तो एक्यूरेट वैल्यू जो होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। h कितनी है? 5। अब इसका तीनों को मल्टीप्लाई करो, 6 10 जा 60 और 65 जा 300। देखो ऊर्जा निकालने हैं इसकी, कौन सी ऊर्जा निकालने हैं? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा तुम फाइंड आउट करोगे, किसी ऊर्जा के मान की गणना करोगे, तो तुम्हें वहां पर उसके समय क्या लिखना पड़ता है? जूल लिखना पड़ता है, क्योंकि ऊर्जा का या ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो ये उत्तर के संग लिख करके जरूर आना। ये एक एग्जाम्पल ही मैंने दिया है, अगर किताब में ऐसे और एग्जाम्पल आए, ये एग्जाम्पल नंबर मैं तुम्हें बता दूं, ये एग्जाम्पल नंबर है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में 3rd है, तीसरा, तो उसको जरूर देख लेना। और ऐसे कोई सवाल आए तो तुम उसको करके जरूर देखना। अब तुम्हें जो घर से पढ़ के आना है वो पढ़ कर के आना है सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा। ये तो गुरुत्वीय क्षेत्र में ऊर्जा थी,
अब जो सिंपल पेंडुलम की जो काइनेटिक एनर्जी पढ़ करके आओगे, वो सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, वो मतलब क्या होगी, तुम्हारी किताब में दी हुई है, क्या है, इसके बाद देख लो सिंपल पेंडुलम की क्या है, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ये तुम पढ़ करके आना थोड़ा, अगर पहले तुम पढ़ के आते हो तो जब मैं कराऊंगा तो निश्चित समझ में आएगा, हैं? तो अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है किसकी बात होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, यानी सरल दोलक की स्थितिज ऊर्जा। तब तक के लिए थैंक यू।